गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके क्लास में विज्ञान के रसायन विज्ञान से बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कहा जाता है कि अति महत्वपूर्ण जो यूनिट है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक, इसके बारे में हम लोग आज से शुरुआत करेंगे। और सिर्फ शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करने का ध्येय ये रहेगा कि हमारे पास कोई भी क्लास 10 का बच्चा, चाहे वो भारत के किसी बोर्ड से हो, अगर इस वीडियो को पढ़ता है तो उस बोर्ड के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी पूर्वक कर पाएंगे। और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि बोर्ड से रिलेटेड, चाहे वो हमारा एग्जाम पॉलिटेक्निक का हो, पीई का हो, आईटीआई का हो, पीएमएम का हो, या नीट और जी का फाउंडेशन लेने जा रहे हैं या फाउंडेशन करने जा रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी अगर ये क्लास कंटिन्यू वो फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है गया गाइडेंस प्रोग्राम, जो हम लोग फेज 3 और इसी सत्र में 2026-27 से हम लोग लेकर आए हुए हैं, अगर आप करते हैं तो आपके पास ये सारे चीजें मिलेगी। देखिए, मैंने कुछ क्लास शुरू करने से पहले कुछ कोटेशन दिया है, आप उस कोटेशन को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोटेशन क्या है। आप देख ही रहे हैं कि कंप्लीट फोकस ऑन द 10th बोर्ड पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पीएमएम एंड फाउंडेशन ऑफ नीट एंड जी की बात हो रही है। और पढ़ने से क्या फायदा होता है? पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि हमको जॉब मिल जाए या हम कोई कंपटीशन क्रैक कर ले, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जाता। पढ़ने के पीछे क्या होता है? ज्ञान का विस्तार पढ़ने से होता है, यानी ज्ञान होना चाहिए। जब तक पढ़ाई नहीं करिएगा, कोई भी विषय वस्तु हो, अगर विस्तार करना है, ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। नॉलेज आपको बढ़ाना है तो पढ़ाई से ही होगा। पढ़ना छात्रों में जिज्ञासा बढ़ाता है। अगर आप पढ़िएगा तो हर फील्ड में आपका जिज्ञासा बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और पढ़ने की आदत जो है वो जीवन भर सीखते रहने की नींव डालते रहती है। यानी घर पुराना है और नींव मजबूत करते रहना है, तो हमेशा पढ़ते रहिए। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये चीज होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई कि थोड़ी सी मैंने चर्चा कर दिया कि पढ़ाई से पहले आपको मैं जगा रहा था, जगा दिया। आप अगर नींद से खुल गए हैं, जग गए हैं और वीडियो को आप देख रहे हैं, अब थोड़ा सा आप आ जाइए कि अब विषय वस्तु में आ जाइए और मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस विषय वस्तु में क्या है? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर विषय वस्तु में टॉपिक में रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, यानी कार्बनिक रसायन का परिचय हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मैं दोनों ही मोड में आपके पास जो पीडीएफ जाएगा या जो वीडियो जाएगा, आपको दोनों ही मोड में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। जो बच्चे अगर हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं वो लेफ्ट साइड वाला पढ़ाई करेंगे, जो इंग्लिश से एग्जाम देना चाहते हैं वो राइट साइड वाला पढ़ाई करेंगे। दोनों ही मोड में हमने डाल रखा है। अब हमारे पास ये जो देने के पीछे कारण क्या है कि इस बार का जो हमारा स्टेट बोर्ड, हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, सर्वे हुआ है जिसमें देखा गया कि 11.7% विद्यार्थियों ने इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट किया है। इससे बड़ी खुशी होती है कि हो सकता है कि अगले साल 20% हो जाए, 25% हो जाए। तो इसलिए हमारा जीजीपी ने ये प्लान किया कि नहीं, अब हम दोनों मोड में अपना पीडीएफ को देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बनिक रसायन का परिचय जब शुरू हुआ है तो पहला जो हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितनी है, तो देखिए लिखा गया कि अमाउंट ऑफ कार्बन ऑन अर्थ 0.02%। ये डेटा आपको लिया गया है कि हमारे पास इस पृथ्वी पर कार्बन का क्या परसेंटेज है, कितना परसेंट कार्बन है। तो उस तरह से दोनों ही वे में इंग्लिश कहिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही का प्रयोग किया गया, दोनों लैंग्वेज दिया गया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब विषय वस्तु पाइए, कार्बन का परिचय क्या हुआ? तो सबसे पहले तो मैंने आपको अमाउंट के बारे में बता दिया। अब है कि हम लोग जब जिंदगी जी रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज हवा है, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे लिए अच्छी गैस में से नहीं है। तो अब थोड़ा देख ले कि कार्बन का टोटल जो परसेंटेज है उसमें से कितना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अमाउंट है, क्या परसेंट है। तो आप देख सकते हैं 0.03%। बड़ा ही विचित्र बात है कि पृथ्वी पर कार्बन की अमाउंट 0.02% और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट
0.03%। आप थोड़ा इस पर एनालिसिस करिएगा कि ये हाउ इट इज पॉसिबल कि कार्बन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में ही कार्बन है। इसका मतलब हुआ कि कार्बन का एलिमेंट्री फॉर्म या कार्बन जो इस स्टेट में पाए जाते हैं, चाहे वो फ्री स्टेट में होता हो या कंबाइंड स्टेट में होता है, उसकी बात की जा रही है। और बाकी जो अदर हमारे पास सोर्सेस होंगे, चाहे वो नेचुरल सोर्सेस होंगे या आर्टिफिशियल होंगे, कृत्रिम होंगे या प्राकृतिक होंगे, उनमें भी कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का जो अमाउंट है मिला करके हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन की जो मात्रा है वो 0.03% है। इसलिए अमाउंट बढ़ने और घटने पर आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। और चूंकि इसने हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ का परिचय दिया है कि अगर हमारे पास कार्बन मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में तो कहां कहां मिलता है। तो आप डायमंड का नाम जानते हैं, ग्रेफाइट का नाम जानते हैं, कोयला का नाम जानते हैं। अगर वो हमारे पास उनकी उपस्थिति के बारे में देखें तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे उपस्थित होते हैं, तो जैसे मुख्य रूप से कार्बोनेट खनिजों में पाए जाते हैं। और कार्बन के बारे में है कि आज कहा जाता है, हर एक फील्ड में कहा जाता है कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। ये क्या होता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होता है? दैट मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए। नेचर क्या होता है? नेचर में हम लोग सबसे ज्यादा प्यूरिटी पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब नेचुरल होता है, तो नेचुरल में नेचर से कैसे बनाया जाए, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ दिखाया गया है कि हमारे पास जो कार्बन होता है सभी सजीवों में, सजीव में जैसे आप जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, बोटनी और जियोलॉजी, दो बातें होती है। जैसे एक होता है प्राणी और एक होता है जंतु। प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान, दोनों विज्ञान में सजीव है। और इन सजीव में कार्बन क्या होना पहले से तय है कि इसके बिना हम लोग शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता है। और कुछ एग्जाम्पल से तो मैंने दिखाया है कि जो चीनी हम लोग यूज करते हैं उसका सोर्स क्या है। तो सारे बच्चे जानते हैं कि ईख की खेती होती है, उसका सोर्स ईख होता है, शुगर केन जिसको बोलते हैं। अब सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? तो नींबू में, लेमन में मिलता है। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? तो सिरका में मिलता है। और जो हमारा तेल और वसा जो हम लोग यूज करते हैं वो चर्बी से मिलता है। यूरिया हमारा पेशाब से मिलता है। यानी इस तरह से ये कहा गया कि हमारे पास जो सोर्सेस होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेस हैं, जो सजीव प्राणी में होता है, चाहे वो एनिमल के लिए हो या प्लांट के लिए हो, आप देख सकते हैं कि उनमें सारे ये जो हमारे पास है ये उपस्थित होते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसके इतिहास में जाता हूं। विज्ञान तो पढ़ाएंगे और विज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे आपको। मेरा विज्ञान जो होगा एक्टिविटी बेस्ड होगा। मैं हर क्लास में एक एक्टिविटी लेकर आऊंगा। आज तो मैं एक्टिविटी का बोलिए कि ना तो एनिमेशन फॉर्म है ना वीडियो है, फिर भी एक्टिविटी मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे आपको। और लेकिन अगली बार से मैं लैब का प्रयोग करूंगा, हर एक क्लास में लैब का प्रयोग करूंगा। लैब से दिखाऊंगा कि ये चीज कैसे हमारे पास प्रेजेंट होगा, ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जिस समय ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस लैब में तैयार नहीं किए जा सकते हैं, यदि वो लैब में तैयार नहीं किए जा सकते हैं तो कब कहां तैयार होते हैं? तो इसके लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट है उनका नाम है बर्जिलियस। और बर्जिलियस ने 1815 में कहा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेस वाले ही क्रिएचर में होती है, यानी या तो प्राणी में होगा या तो जंतु में होगा। यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप लैब में तैयार नहीं कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है जीवन शक्ति का सिद्धांत, यानी जीवन है तो कार्बनिक है। इसीलिए आज के मैंने क्या कहा था कि लोगों ने कहा कि हमको सब चीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। हर लोग चाहता है कि हमारे घर में हर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हो, मतलब कि वो नेचुरल होना चाहिए। नेचर का चीज, हर चीज प्योर होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का आज क्रेज बढ़ा हुआ है। लोग आज तो हम देखते हैं कि लोग मछली खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। आप बताइए कि मछली में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसे हो सकता है? हो सकता है। मछली का जो पालन हो रहा है उस पालन में आप देखिएगा कि मछली को जो हम लोग खाद्य पदार्थ देते हैं, जो भोज्य पदार्थ देते हैं, वो वहां पर ऑर्गेनिक का कंसेप्ट आता है कि ऑर्गेनिक है कि नॉन ऑर्गेनिक है, इसलिए वहां पर भी है। तो ये जो वाइटल फोर्स आता है
जो अदृश्य जीवन शक्ति है, इससे इसमें ये होता है कि यह सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्रिएट करता है। लेकिन लैब तो उनके पास था, बर्जेलियस के पास बहुत बड़ा लैब था, ऐसा नहीं कि लैब नहीं था। उन्हीं के लैब में उन्हीं के जो एक शिष्य थे जिनका नाम था ओहलर, उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को हीट करके और यूरिया का निर्माण करा दिया। अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया का निर्माण कर दिया। जैसे ही उन्होंने किया, अब समझिए कि क्रांति आ गई। अरे ये तो लैब में बनाया जा सकता है। बर्जेलियस जी का कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट आधा ही है, पूरा नहीं है। ये तो ओहलर ने कहा कि आप इसको यहां से आगे जल करके बना सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, आज के तारीख में कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 1,60,00,000 से भी ज्यादा है। 1,60,00,000 से भी ज्यादा कार्बनिक यौगिक का निर्माण लैब में किया जाए। आप सोचिए कि इतने सारे कंपाउंड कार्बन के कैसे बन सकते हैं। बहुत छोटी सी बात मैंने आपके समक्ष रखा है। अगर जो बच्चे जान रहे हैं तो वीडियो देखते देखते कमेंट करिए कि ऑर्गेनिक के इतने 1,60,00,000 प्रोडक्ट कैसे है। थोड़ा सा कमेंट करिए, मैं भी ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग ये चीज जानते कि नहीं कि ऑर्गेनिक के कंपाउंड इतने का है। कमेंट अगर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हम लोग भी इधर से रिस्पॉन्स करेंगे कि यस, आपने भी पहले से पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा इसलिए है, इसमें श्रृंखलन यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, श्रृंखलन गुण होता है, खुद से रिएक्ट करना। देखिए अभी बिहार में एक बार हमको याद है 2016-17 में मानव श्रृंखला हुआ था और पूरे विश्व में वो श्रृंखला कायम किया था। जानते हो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं। एक आदमी को एक आदमी से जोड़िए, और बहुत सारे देखिए स्कीम चलता है। बहुत लोग ऐसा इसका स्कीम चलाता है अपने बिजनेस में, 1 से 3 बनाइए, 3 से 9 बनाइए, 9 से 27 बनाइए। दैट इज द श्रृंखलन, दैट इज द, इसी को कैटेनेशन कहते हैं। तो ये हम लोग सारे जो ऑर्गेनिक होते हैं इसमें ये टेंडेंसी होता है कि श्रृंखला प्रॉपर्टी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जब हुआ आया तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बन गए। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्ट कहा जाता है कि वास्ट हो गया। नो नो नो, ये दिमाग में मत रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्ट होता है। ये सिर्फ नंबर्स गिनती के हैं। आपको सबसे इजी वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, और ये मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक से आसान कोई विषय है ही नहीं। धीरे धीरे आप क्लास में जुड़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ऑर्गेनिक से आसान कोई भी विषय वस्तु नहीं है। मैं थोड़ा सा इसी तरह से देखें कि क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या हमारे हम लोग पढ़ रहे हैं या कोई पहले से लोग इतने लगे हुए हैं जो काम करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए जिंदगी के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या है, वो रोटी कपड़ा और मकान। जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान। एक सिनेमा में शायद नाम था कि रोटी कपड़ा मकान, एक फिल्म भी था शायद, पता नहीं, बहुत पुरानी फिल्म है। आप लोग सब नए बच्चे हैं, शायद नहीं देखे हो, देख लीजिएगा। रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म है। तो रोटी खाने के लिए, जीने के लिए, भोजन के लिए चाहिए। कपड़ा अगर नहीं था तो हम लोग चले जाएंगे पसाड़ युग में, नंगे घूमते थे, तो कपड़ा होना चाहिए। और मकान नहीं रहेगा तो सोचिए कि अगर बारिश होगी, धूप होगी, बिजली गिरेगी तो कहां रहेंगे। तो दैट मीन्स कि ये तीन हमारे पास देखो नीडफुल जो हमारे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और ये तीनों चीज का आपूर्ति कौन करता है? ओनली वन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। सिर्फ केमिस्ट्री करता है, बता दे रहे हैं। इसी के जरिए ये तीनों का पूर्ति किया जाता है। बाकी सब सहायक होते हैं इसके, बाकी सब सहायक हैं। इसका मतलब हुआ, कुछ मैंने देखिए आपका एक जिक्र किया है कि जब आप क्लास 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो 12 का केमिस्ट्री का सबसे लास्ट यूनिट है 38 यूनिट, 30वां यूनिट है, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जानते हैं इस इकाई में क्या पढ़ाया गया है, क्या इसमें सिखाया गया है कि जीवन में रसायन का क्या मतलब है। अब रसायन केमिकल को कहते हैं हम लोग, यानी रसायन, रस आयन। आप लोग बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की बात सुने होंगे या कोई सीरियल देखे होंगे धार्मिक, तो वहां पर रसायन की बात होती है कि अमृत पी लिए है, इन्होंने जहर पी रखा है। भैया अमृत और जहर क्या होता है? देखिए दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर कोई चीज तैयार किया जाता है तो अमृत होता है, और जैसे ही एक्सपायरी डेट में जाता है बस जहर हो जाता है। इतना ही के फर्क है। अब किसी की बॉडी रेसिस्ट करते करते अमृत को भी पचा लेता है
और वो जहर को भी पचा लेता है, और किसी किसी से नहीं पचता है, तो जहर उसमें रिएक्शन करता है, उसके लिए उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसी तरह से इसमें है कि क्या क्या हमारे पास है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 9 टॉपिक्स है, उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे मिला के 9 टॉपिक्स हैं, और 9 टॉपिक्स जो है आपको जीवन के लिए उपयोगी है, और वही बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं जो जीवन जीने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, उसी के बारे में चर्चा होती है। उसमें दवा की बात होती है, कपड़ा। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, विज्ञान में हमने सारी थोड़े एग्जांपल करके भोजन में क्या क्या लेते हैं। तो भोजन में हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अब कपड़ा क्या चीज से बनता है, कपड़ा के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कपड़ा के लिए देखिए हमने रेयॉन, नायलॉन, टेकॉन, टेरिलिन की बात की है, ये सारे हमारे पास केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से ही मिला है। और आगे जब हम जाते हैं तो दवा या कोई ऐसा हमारे पास नुकसानदेह कोई जंतु है उसको मारना है, या कोई ऐसा हमारे पास कीड़े मकोड़े हैं तो उसके लिए देखिए डीडीटी, गैमैक्सिन, बीएससी। मेडिसिन अगर बीमार होते हैं तो दवा क्या चाहिए हमको, सल्फाड्रग्स, टेरामाइसिन। और कोई ज्यादा काबिल बनता है तो उसको विस्फोट करना है तो क्या करना है, तो टीएनटी, टीएमबी, डायनामाइट, ये सारी चीजें जो है ये जो है हमारे पास कार्बन से ही बने हुए हैं। ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, ये तो अभी इतना लंबा जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, कहा जाता है कि चंद्रमा पे आप जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर यही चीजें रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। और हम कोई जाते भी, हम लोग यहाँ से कोई जाता भी है अंतरिक्ष यात्री, तो थोड़े दिन के लिए लेकर जाते हैं, वहां पर आप इस चीज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए मैंने लास्ट लाइन जो रखा है, यही रखा है कि आप कह सकते हैं कि कार्बन और इसके यौगिक को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो चंद्रमा की तरह जीवन विहीन हो जाएगा, यहां भी जीवन लीला खत्म, कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहां पर भी नहीं मिलेगा। और ये यहां से अब हम लोग को आगे बढ़ना है और ये जानना है कि साइंस के पढ़ाई में मैं तब से बकर बकर किए जा रहा हूं, इससे क्या फायदा हो रहा है। आप लोग कहोगे ये आकर के इतिहास पढ़ा रहा है, जी नहीं, अब मैं आपको विज्ञान में लाता हूं। और विज्ञान में जब तक हम प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, प्रायोगिक बात नहीं, हालांकि मैं सारी प्रायोगिक ही बात किया हूं लेकिन किसी के द्वारा किया हूं, प्रायोगिक बात नहीं करेंगे तो ये बेईमानी होगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। यानी अब आपको मैं जो बातें कहने जा रहा हूं कि विज्ञान बिना एक्टिविटी का नहीं होना चाहिए। तो पढ़ा क्या रहे हैं, क्या हमने कौन से टॉपिक की बात किया, तो मैंने कहा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा ना कि कार्बन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है तो कैसे करता है। तो देखिए अगर कोई भी हमारे पास, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर से आया हो या आर्टिफिशियली तैयार किया हो, अगर उसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है तो ये प्रयोग से हम लोग को दिखाना होगा। देखिए अभी मैं लैब में नहीं हूं, अभी हम रिकॉर्डिंग रूम में हूं, लेकिन अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जब ये बारी आएगी तो इसका वीडियो लैब में ही बने और आपको हम लोग करके दिखाएं। आज भी मैंने कुछ फोटो के साथ आया हूं और मैं करके, इससे पहले मैं वहां पर जा रहा हूं, उससे पहले मैं बता दूं कि कार्बन या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस यानी डिटेक्ट करने का हमारे पास क्या वे होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं। दो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक डिटेक्शन, एक एस्टिमेशन। क्या है, कितना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो कार्बन है कि नहीं, इसकी पहचान हमारे पास होना चाहिए। कार्बन की पहचान के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लैब में जाते हैं तो क्रूसिबल मतलब आप घड़िया का नाम सुने होंगे, हम लोग लोकल भाषा में घड़िया बोलते हैं, क्या क्रूसिबल उसको हम लोग केमिकल के भाषा में, केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं। क्रूसिबल लेते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कोई एक छोटा सा अमाउंट उस क्रूसिबल में डाल देते हैं। उसके बाद शुरुआती दौर में बहुत धीमी आंच से, अब धीमी आंच का मतलब समझ रहे होंगे, लो टेम्परेचर से हम लोग शुरू करते हैं, हीटिंग शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर धीरे 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 प्रबलता से उसको हाई टेम्परेचर के साथ हम लोग गर्म करते हैं। हम लोग क्या पाते हैं, देखते हैं कि कुछ नहीं बचा, लेकिन एक ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस वहां दिखने लगता है। जब वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो काला पदार्थ है वो है क्या। चलिए यहां से तो ये मालूम हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम लोग
पहले स्लो हीटिंग करते हैं, फिर फास्ट हीटिंग में जाते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ रेसिड्यू मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्लैक मैटर है, यानी काला पदार्थ है। उससे उसको क्या करते हैं कि अब हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ फिर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब रख लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिक्स करके फिर बंसन फ्लेम से धीरे धीरे उसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो देखते हैं कि उसमें टेस्ट ट्यूब से कुछ गैस जैसा निकलने, वो गैस जैसा निकलते हुए दिखता है, वेपर जैसा दिखने लगता है। अब लगता है कि अब क्या हुआ होगा, अब तो लगता है कि कोई गैस बन गया। यस, कोई गैस बन गया, पता नहीं कौन सी गैस बन गया। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी गैस बना होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में पॉज करिए वीडियो को, आप पॉज करिए वीडियो को और रोकिए, रोक करके बताइए तो कौन सा गैस निकला होगा। थोड़ा सा आपको भी देख ले कि किया है कि नहीं किया है। अब अगर आप कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वो जो भी गैस है मैं थोड़ी देर में खुलासा करूंगा कौन सा, और आप खुद बोलेंगे कि यही गैस है, फलाना गैस है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बोलेंगे। आगे बढ़ने दीजिए वीडियो को। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है ना उसमें एक मैं परख नली लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ट्यूबलाइन उसके लिए पाइपलाइन से जोड़ेंगे उसको, वो जो हमारा होगा ग्लास का होगा, और उसको क्या करेंगे कि एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल जिसको हिंदी में चूना जल बोलते हैं, उसमें हम ना उसमें चूना जल और पानी मिला के रख देंगे। उसके बाद दोनों ही जो पाइपलाइन है दोनों को कनेक्ट करेंगे। कौन कौन? दोनों, जिसमें वो गैस निकल रहा था वहां से, और उसके बाद यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब हमारा जो यहाँ पर के हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वहां पर। और जब ये करके थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो देखेंगे पहले पानी की तरह दिख रहा था, अब देख रहे हैं कि उसका कलर मिल्की हो गया, दूध की तरह दिखने लगा। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्यों वो दूध की तरह दिखने लगा। दूधिया कलर बोलते हैं, मिल्की व्हाइट। मिल्की व्हाइट क्यों हो गया, तो कैसे हुआ? अब इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की व्हाइट का पहचान होता है। इससे पता चलता है कि आपने जो गैस बनाया था, जो गैस निकल रहा था, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड था। और चूंकि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड से वो जो ब्लैक हमारा मैटर था वो दोनों मिलकर के रिएक्ट कर किया था और वहां से ये गैस निकला था। इससे पता लगता है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कार्बन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जो ये प्रमाणित होता है कि वो जो ब्लैक मैटर है वो और जिस भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आया था वह कार्बन रखता है। अदर और भी एलिमेंट है, मैं अदर एलिमेंट की आज बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आज कार्बन की बात कर रहा हूं। उसमें कार्बन है तो कार्बन में वो कार्बन है और कार्बन से ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, गैस निकलने लगा। उस गैस को हमने परख नली के जरिए जोड़ करके, पाइपलाइन से जोड़ करके उसको मैंने कैल्शियम और चूना जल में ले गया। वहां पर देखे कि उसका कलर मिल्की व्हाइट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये प्रमाणित हुआ कि हमारा जो ब्लैक कलर था वो कार्बन था और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया था। अब तो देखिए मैंने कहा था कि मैं वीडियो से आऊंगा, लेकिन वीडियो नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट का स्टेप से आता हूं। थोड़ा सा आप इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ है, मैंने जो ब्लैक सब्सटेंस क्रूसिबल, अभी मैं क्रूसिबल नहीं ले पाया हूं, क्रूसिबल में जो ब्लैक सब्सटेंस लिया था उसको हमने क्या किया कि यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है, इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला दिया। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में कि जो कार्बन गेटिंग बर्न इन टेस्ट ट्यूब ऑन अ बर्नर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिला, देखिए गैस यहाँ से निकलना शुरू हो गया। देखिए आप बवंडर जैसा दिख रहा है, ये गैस आप देख सकते हैं कि ये गैस यहाँ से निकल रहा है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहला स्टेप में हम लोग जब लैब में भी जाएंगे तो यही करेंगे कि स्टैंड के मदद से, आप देख रहे हैं कि हमने इस स्टैंड में इसको पहले टेस्ट ट्यूब को लिया है, यहाँ पर उस ब्लैक सब्सटेंस को डाला है और डाल करके क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाया है। अब मिला करके इसको बंसन से, बर्नर से हीट किया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। पहला हमारा स्टेप होता है। अब आइए दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको देखिए एक्सपेरिमेंट 2 में हमने अभी कहा था। अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें चूना जल डालेंगे, एकदम जल जैसा दिख रहा है। देखिए अभी जल जैसा दिख रहा है, एकदम पानी जैसा दिख रहा है। अब हम क्या किए कि ये देखिए गैस पाइप, ग्लास पाइप लिए, पाइपलाइन लिए, अब इससे इसको कनेक्ट कर दिए। तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो बवंडर पहले वीडियो में आप देखे थे कि उतना तेजी से उतना निकल रहा था, अब देखिए इसमें देखिए कितना निकल रहा था। अब ये क्या हुआ कि जब हम पाइपलाइन इसमें दिए,
ये देखिए अब ये कहां तक जा रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं कि कहां तक ये जा रहा है, यहां तक आया। अब यहां के बाद हमारा फिर क्या होगा, अब क्या होगा कि ये इसके अंदर चला गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, अब इसमें एक्शन शुरू होगा। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आएगा और यहां अब देखिएगा अगले अगले हमारे जो स्टेप होगा, उस स्टेप में आप देखेंगे कि ये अब इसका कुछ कलर, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब टुकड़ा इसमें मिला है, कुछ कलर ऐसा दिख रहा है। और चौथे स्टेप में आप देखिएगा, तब तक ये सारा प्रोसेस चल रहा है, चौथे स्टेप में देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसा हो गया, मिल्की व्हाइट कलर। देख लीजिए दूध की तरह प्योर, देखिए प्योर मिल्क की तरह ये दिख रहा है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस बताता है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बना है, तो कार्बन ब्लैक सब्सटेंस क्यूप्रिक ऑक्साइड से बना है, और वो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो वहां बना। उसके बाद हमारा ये प्रमाणित होता है कि शुरू का जो क्रूसिबल में हम लोगों ने धीरे धीरे हीट करके, फिर बहुत ज्यादा हीट करके जो सब्सटेंस बनाए थे, वही हमारा ब्लैक मैटर जो था वो कार्बन था। कार्बन की उपस्थिति तय होती है। अब ये उपस्थिति तय हो गई। मैं एक छोटे से क्लास में आपको सिर्फ कार्बन का प्रेजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया। अगली बार से मेरा वीडियो लंबा होगा, मतलब कि लंबा का मतलब कि कम से कम 1 आवर से ऊपर का होगा, जिसमें विषय वस्तु और एक्टिविटी पर ज्यादा हम लोग गौर करेंगे। आज मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं लाया हूं। देखिए दोनों तरफ के बच्चे देखेंगे, दोनों मीडियम का जो बच्चे हैं, दोनों तरफ जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में। बिहार बोर्ड के बच्चे भी 13% बच्चे इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने लगे। खुशी हो रही है। अब लग रहा है कि हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे वो दिन दूर नहीं है जो 50, 60, 70, 80 में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आप जितनी बातें मैंने कहा है उससे क्या एक भी क्वेश्चन इधर उधर है क्या? ज्यादा नहीं, मैं 10-11 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ज्यादा नहीं है। मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि पृथ्वी पर तत्व कार्बन का कितना प्रतिशत है। अब आप खोजिएगा कितना प्रतिशत है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोले हैं कि नहीं बोले, वीडियो में बताइएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, क्या मैं इसकी चर्चा किया हूं कि नहीं किया हूं? और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में, ITI में, PMM में और पॉलिटेक्निक में किसी न किसी साल खोजिएगा आया हुआ मिलेगा। मैं उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट ही किया हूं जो कभी न कभी किसी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था? नाम है यूरिया। यूरिया कैसे बना था? अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया गया था। आप हमारे वीडियो में या इसमें देखेंगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं पर रिएक्शन हो या ना हो, जिक्र जरूर किए हैं कि अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास यूरिया बनता है। मैंने रिएक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ये मैंने कहीं ना कहीं पे इसको बताया है, शायद शुरू में ही मैंने बताया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने कहा है, देखिए प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। कौन? तो ये यूरिया। यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्राप्त किए। कौन? तो ओलर ने किए थे। मैंने इसका जिक्र किया। अगले क्लास में मैं इसका रिएक्शन भी दूंगा, ऐसा नहीं है, इसका रिएक्शन भी आएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? इस साइंटिस्ट का नाम भी आपसे हमने पूछ लिया। देखिए बर्जेलियस उनके गुरु जी थे जो साफ कहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो बर्जेलियस ने साफ कहे कि नहीं होता है, नहीं बनता है। अब देखिए ओहलर ने कहे कि हाँ बनता है। ओहलर ने कहा कि बनता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, सही है। तो ये देखिए बना है, तो ये ना ओहलर बना। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्हीं के गुरु जी थे, ओहलर के गुरु जी थे, उनका नाम था वर्जिलियस, जिन्होंने कहा था कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार नहीं किया जा सकता है। यही वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना गया। अब आइए, इसमें किसी कार्बनिक यौगिक को घड़िया में प्रबलता से गर्म करने पे किस रंग का पदार्थ प्राप्त होता है? देखिए ये तो मैंने अभी चिल्ला कर अभी आपके वीडियो में बोला है कि घड़िया मैंने क्रूसिबल में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं पूरा हाई टेम्परेचर के साथ, तो कैसा कलर मिलता है? तो देखिए यहाँ थोड़ी सी पीला, नीला और काला की जगह कला लिखा गया है, इसको नहीं करिएगा। यहाँ देखिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। हिंदी थोड़ा सा लिखने में, टाइपिंग में हम लोग क्योंकि टाइपिंग एक्सपर्ट नहीं है, ये मैं स्वीकारता हूँ, तो काला की जगह कला लिखा, लेकिन देखिए इंग्लिश लिख लेते हैं हम लोग, ब्लैक लिखा हुआ। तो आप लोग कहीं कहीं पे इस तरह का मिस्टेक होगा तो नहीं, ऐसा नहीं हंसिएगा नहीं कि सर को काला में अंतर नहीं, अंतर समझ में आता है, लिखने में थोड़ा कमजोर है हम लोग। अब आइए यहाँ पर आइए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है
कि कार्बनिक पदार्थ को घड़िया में गर्म करने के उपरांत प्राप्त पदार्थ को सीयू के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जो गैस का बवंडर बना था और जो हमारा दुधिया कलर का आया था, तो मैंने बताया था कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान है। तो देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 7, इसी में जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्राप्त गैस को चूना जल में प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा होता है। फिर देखिए रंग की बात हुआ है, तो नीला, हरा, दुधिया, रंगहीन। मैं चाहता तो आपको फंसाने के लिए उजला कर सकता था, लेकिन नहीं दिया कि शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि दुधिया और उजला अलग चीज है। इसीलिए देखिए दुधिया लिखा हुआ है कि ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। उसी प्रकार है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग के आधार होता है प्रायः। अब जैसे एक बात शुरू में ही मैंने कहा था कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हैं, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हैं। तो हुआ था कि केटेनेशन प्रॉपर्टी, और केटेनेशन में सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का सिर्फ शेयरिंग होता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ये तीनों बॉन्ड का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दूंगा इसी क्लास में कि बॉन्ड कैसे इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करते दिखेगा, ट्रांसफर होते दिखेगा, और इलेक्ट्रॉन एक शेयर करके फिर एक ट्रांसफर होकर दूसरा फिर उसी से अपने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उसी से शेयर करेगा। तीनों का मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा। ऑर्गेनिक में तो सिर्फ आपका शेयरिंग ही दिखाया जाएगा, लेकिन जैसे ही इनऑर्गेनिक हम लोग मेटल नॉन मेटल में जाएंगे तो ये बॉन्ड जब बनने की बात होगी तो वहां पर ट्रांसफरिंग भी दिखाया जाएगा और सबकी एक्टिविटी लेकर आया जाएगा। अगले क्लास, आगे के क्लास से एक्टिविटी आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं, डी तो है नहीं। तो ये देखिए जो कोवैलेंसी लिखा हुआ सहसंयोजकता, इसकी वजह से और केटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से आज 1,60,00,000 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के डेट में तैयार किया जा चुका है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। ऐसा कहीं भी किसी भी विषय में, किसी भी तरह का निर्माण में कोई भी इतना प्रोडक्ट आज तक नहीं बना और बनेगा भी नहीं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि इतना 1,60,00,000 प्रोडक्ट नहीं बना होगा। अब आइए यहाँ पर हीरे में कार्बन परमाणुओं को बंधे रखने वाला कौन सा बंध है। देखिए फिर देखिए हिंदी का धजी उड़ा, बांध हो गया है, लेकिन यहाँ पढ़िएगा, देखिए बॉन्ड लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश वर्जन इसीलिए लेकर आया गया है कि अगर हमारी हिंदी में कहीं पे कोई हम लिखने में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो उसको इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर इंग्लिश में क्लियर आपको दिखाई देगा कि इसका क्या मतलब हुआ। तो कहा जाता है कि हीरा दुनिया का सबसे हार्ड पदार्थ है, सबसे कठोरतम कहा जाता है कि ये हमारा हीरा जो है पदार्थ होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, चलिए यह मैं इसका जवाब नहीं देता हूं, मैं छोड़ देता हूं कि आप लोग कमेंट में क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब में क्या लिखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो प्रीवियसली पढ़ा है वो उसका जवाब में इसका जवाब आप क्या देते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है। फिर आगे है कि कार्बन के किस गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। इस पे तो कई बार चर्चा हुआ कि ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड सो हाई। ये क्वेश्चन है, इतना अत्यधिक क्यों है। अब आप देखिए स्ट्रक्चर की वजह से है, केटेनेशन की वजह से है, प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से है, या आइसोमेरिक यानी समाई जो आइसोमर होते हैं उसकी वजह से। ये आपसे मैं छोड़ता हूं ये दो क्वेश्चन का जवाब। और देखिए मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी किया हूं कि सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजें, साथ ही अपने प्रश्नों को भी, और आप लोग जो भी है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना क्वेश्चन भी साथ में डालिए। आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे जो गया गाइडेंस प्रोग्राम के जो नोडल स्कूल के बच्चे हैं जो मॉडल स्कूल में है, आप वहां पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। हमारे सभी शिक्षक जो है A1 ग्रेड के हैं, तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। अगर आप कितना पढ़े, कितना उनकी बात को अच्छे से सुने हैं, ये मेरा आपके कमेंट बॉक्स से पता लगेगा कि आपने सुन रहे हैं कि आप नहीं सुन रहे हैं। ये बात समझ में आएगी हम लोग को। अगर नहीं सुन रहे हैं तो सुनना शुरू कर दीजिएगा। और आगे जो हम लोग का जो क्लास आएगा, आगे जो हमारे साइंस का जो ग्रुप का क्लास होगा, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक में एक एक एक्टिविटी हम लोग प्रोड्यूस करें। और मैं इसके अलावा अब इसमें आगे बता देता हूं कि अगला क्लास मेरा क्या होगा। अगला क्लास मेरा जो यहाँ पर होगा, इसमें किस प्रकार के बॉन्ड होता है, बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और ऑर्गेनिक बॉन्ड के साथ साथ फिर कुछ नोमेनक्लेचर के पार्ट्स, उससे पहले क्लासिफिकेशन। 3 टॉपिक मैं बता रहा हूं
कि बॉन्डिंग के बारे में, कि कार्बन का बॉन्डिंग कैसे होता है। फिर मैं दूसरी बात बताऊंगा कि बॉन्डिंग के साथ हमारा कार्बन से इतने 1,60,00,000 कंपाउंड है, तो कैसे पढ़ेंगे, इतना तो भाई पढ़ना मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। इसके लिए हम लोग क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर देंगे। आप वर्गीकरण देखिए, जैसे एक स्कूल में 500 बच्चे होते हैं, आप देखते हैं ना, 40-40 का वर्ग बनाया जाता है ना, कितना अच्छा होता है। और 500 के बैठा दे तो पता चला कोई नहीं सीख पा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग को 1,60,00,000 पढ़ना है, तो उसको हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन होगा। और अगर टाइम बचेगा तो थोड़ी सी नोमेनक्लेचर की चर्चा होगी, और इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके कार्बन इस कंपाउंड में, और उसमें बीच बीच में आपको देखिएगा कि हर का एक्सपेरिमेंट एक लेकर आया जाएगा। अगले क्लास में भेंट होगी। धन्यवाद।